नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। दोस्तों ALP CBT 2, जी हां, ALP CBT 2 में मौके पर जो चौका सीरीज चल रही है, इसके अंदर आज क्लास नंबर है 22 और यहाँ पर अपन कर रहे हैं चैप्टर वाइज MCQ। और उसमें आज जो चैप्टर है वो है AC थ्योरी। AC थ्योरी के अंदर अपन टॉप 75 क्वेश्चन करेंगे और ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे पूरी AC थ्योरी होगी, इसी के अंदर आपके कैपेसिटर होगा, इसी के अंदर आपका इंडक्टर होगा, इसी के अंदर सब कुछ होगा। तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित निचोड़ देखते हैं। और दोस्तों, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और यह है आपका पहला क्वेश्चन, दे दनादन दन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लीजिएगा। तो एक वोल्टेज को प्रत्यावर्ती तब कहा जाता है जब यह खालिस्तान बदल रहा है। तो भैया यहाँ पे यानी कि प्रत्यावर्ती कब कहा जाता है, तो अपन सीधा कहते हैं भैया, एक है हमारे पास में AC, और AC इसे तब कहा जाता है कि जब इसके अंदर जो हमारा वोल्टेज होता है वो इस तरह, यानी कि ये 0 होता है और ऊपर की ओर जाते हैं तो ये प्लस है और नीचे की ओर आते हैं तो माइनस है और ये समय है। तो यहाँ पे जब वोल्टेज 0 से धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये ऊपर 0 से ऊपर की ओर गया तो अपन कहते हैं ये उच्चतम मान पर पहुँच गया, और उच्चतम मान पे पहुंचने के बाद धीरे धीरे नीचे आया। तो दोस्तों ये जो आधा चक्कर चला है वो किस में चला है? ये धनात्मक के अंदर चला है। यहाँ पे बात करते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आता है और नीचे आने के बाद में यहाँ पे पहुँचता है तो ये ऋणात्मक में चला है। इसका मतलब ये हुआ कि मान यहाँ पे 0 से और अधिकतम, फिर अधिकतम से नीचे, यानी कि इसमें क्या मान जो हो रहा है वो परिवर्तित हो रहा है। इसके अलावा और भी कुछ है क्या? जी हाँ, यहाँ ऊपर धनात्मक में गए और ऋणात्मक में भी गए तो मान व दिशा दोनों, जी हाँ मेरे दोस्तों, मान और दिशा यहाँ पे जो दोनों होते हैं वो समय के साथ साथ क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। तो वह बोलो क्या कहलाएगी? AC कहलाती है। लेकिन अगर मैं DC की बात करता हूं तो दोस्तों DC आपके ऐसे होती है, DC आपके ये भी होती है, DC आपके ये होती है, ये भी होती है DC। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ 0 0 0, यहाँ पे नीचे कोई मान है क्या? जी नहीं। तो इसका मतलब है कि जो DC होती है उसमें दिशा नियत रहती है, एक ही दिशा में चलती है, किसमें? DC। लेकिन यहाँ पे AC के अंदर दिशा व मान दोनों परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि वोल्टेज होता है प्रत्यावर्ती तब कहा जाता है जब यह केवल परिमाण, केवल दिशा, परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, यानी मान का मतलब क्या है? यहाँ पे परिमाण से होता है यानी मान। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C होता है। तो यहाँ पे अपन ने दोनों देखा, ये AC है और ये DC है। DC के अंदर मान परिवर्तित हो सकता है लेकिन दिशा कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती। वो शुद्ध DC बोले तो ही अपन कहेंगे कि मान व दिशा दोनों नियत रहते हैं तो शुद्ध DC कहलाती है। अन्यथा आप केवल ये कहोगे कि जिसमें दिशा नियत रहती है वो आपकी DC कहलाती है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मान नियत रहता है DC कहलाती है तो ये भी तो DC है। तो यहाँ पे इसमें तो मान चेंज हो रहा है ना, इन दोनों में तो मान चेंज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिक्स है कि दिशा नियत रहती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। और 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है तो देखिएगा। श्रेणी परिपथ में फेजर आरेख खींचने के लिए कौन सी राशि संदर्भ के रूप में लिया जाता है? तो भैया श्रेणी परिपथ की बात कर रहा है तो यहाँ पे फेज कोण होगा, धारा होती है, शक्ति होती है और वोल्टेज होता है। तो यहाँ श्रेणी परिपथ होता है जिसमें फेजर आरेख खींचने के लिए कौन सी राशि संदर्भ के रूप में लिया जाता है। भाई जो राशि नियत होती है वो तो श्रेणी परिपथ में कौन नियत है? भाई श्रेणी परिपथ है। श्रेणी परिपथ के अंदर श्रेणी में क्या है तो अपन कहेंगे धारा, और समांतर में क्या समान होता है? समांतर।
तो यहाँ पे ये समांतर हो गया, समांतर तो समांतर में वोल्टेज है, तो श्रेणी में पूछ रहा है आई, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा ये बी ऑप्शन होता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि इस धारा को देखकर, यानी वोल्टेज के सापेक्ष धारा को देख करके अपन पता लगाते हैं कि धारा आगे है या पीछे होती है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आता है 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर कि प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे चालकता। चालकता, चालकता को अपन कहते हैं कंडक्टेंस। क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। यहाँ बात करते हैं प्रवेश्यता यानी कि एडमिटेंस। यहाँ पे एडमिटेंस, यहाँ पे एक बात करते हैं ससेप्टेंस यानी संवाहिता। संवाहिता बोले तो ससेप्टेंस, तो ये ससेप्टेंस। यहाँ पे चालकता का जो विलोम होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इसका जो विलोम होता है, यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो विलोम होता है वो आपके क्या कहलाता है, प्रतिरोध। क्या कहलाएगा, प्रतिरोध होता है। क्या, प्रतिरोध बोले तो रजिस्टेंस। रजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये भाषा अपन लिख सकते हैं ये, ठीक है। एक होता है प्रवेश्यता यानी एडमिटेंस। अब बात आती है यहाँ पे प्रवेश्यता, तो यहाँ पे प्रवेश्यता, यहाँ पे प्रवेश्यता एडमिटेंस, ये किसका विलोम है, तो यहाँ बात करते हैं कि ये जो विलोम है ये आपके प्रतिबाधा। प्रतिबाधा यानी कि बात करते हैं इम्पीडेंस। क्या, इम्पीडेंस, तो यहाँ पे ये इम्पीडेंस। और बात करते हैं यहाँ पे कि एक होता है संवाहिता, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस यानी प्रतिघात। प्रतिघात यानी रिएक्टेंस, तो ये रिएक्टेंस। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा का पूरा है ये। तो आपसे पूछे प्रतिरोध का विलोम चालकता, रजिस्टेंस का विलोम यानी कंडक्टेंस, प्रतिबाधा का विलोम प्रवेश्यता, इम्पीडेंस का विलोम एडमिटेंस, प्रतिघात का विलोम संवाहिता और रिएक्टेंस का विलोम ससेप्टेंस। कैसे याद रखोगे इसको, एक ट्रिक से याद रखना, रिस कर ए, इस तरह। तो री से यानी से का विलोम, री का विलोम से और से का विलोम री, कै का विलोम रे का विलोम क्या है कै, और ए का विलोम ई और ई का विलोम क्या है ये। तो री का मतलब है रिएक्टेंस, री का विलोम क्या है यहाँ पे रिएक्टेंस, तो से का मतलब है ससेप्टेंस, कै का मतलब है कंडक्टेंस, रे का मतलब है रेजिस्टेंस, ए का मतलब होता है एडमिटेंस, ई का मतलब होता है इम्पीडेंस। तो ये सबका सारा का सारा है। इन तीनों का बात करते हैं, इन तीनों का जो मात्रक होता है वो महो होता है। क्या होता है, महो। और इन तीनों का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। तो अब खुद देख लीजिए, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है संवाहिता यानी ससेप्टेंस, संवाहिता यानी कि ससेप्टेंस होता है। प्रतिबाधा, सॉरी ये तो प्रतिघात है ना, प्रतिबाधा यानी प्रवेश्यता यानी एडमिटेंस, प्रवेश्यता यानी एडमिटेंस। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड ये पूरा का पूरा विवरण आता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट है और ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लीजिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न आ चुका है 4 नंबर प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, और 4 नंबर प्रश्न क्या है तो देखिएगा यहाँ पे, ज्यावक्रीय राशि के सभी तात्कालिक मानों का औसत मान एक चक्र में होता है। तो भैया ज्यावक्रीय राशि के सभी तात्कालिक मानों का औसत मान एक चक्र में होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं तात्कालिक मान, तो एक चक्कर में होता है।
तो भैया औसत मान पूछ रहा है, और औसत मान पूछ रहा है तो यहाँ कहते हैं कि ये ज्यावक्रीय हो गया, और जो तात्कालिक मान होते हैं कि ये तात्कालिक मान होते हैं ये। तो भैया आधे चक्कर में जो तात्कालिक मानों का जो औसत मान होता है उसे हम कहते हैं औसत मान। क्या कहते हैं? औसत मान यानी एवरेज वैल्यू, और वो 0.637 होता है। कितने चक्कर का होता है लेकिन ये? तो अपन ये तो कहेंगे कि ये होता है आधे चक्कर का, आधे चक्कर का होता है। अब यहाँ पे गौर से करने का, ये 0 है, ये प्लस है, ये माइनस, तो मेरे दोस्तों यहाँ भी तो आधे चक्कर का ही होगा ना। तो यहाँ पे जो आधे चक्कर का होता है ना, ये कितना होता है? देखो ये होता है 0.637, ठीक है, और ये भी कितना होता है? तो 0.637 होता है। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में, जब इनको जोड़ते हैं तो मान कितना आता है आपके पास में? 0 आता है। अगर वो एक चक्कर की बजाय आधे चक्कर का पूछता तो यहाँ पे 0.637 अपन कर देते औसत मान। लेकिन पूरे चक्कर का पूछता है तो पूरे चक्कर का मान कितना होता है? तो अपन कहेंगे कि पूरे चक्कर का 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 5 नंबर को। RL परिपथ का समय नियतांक क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ समय नियतांक, समय नियतांक की अगर बात करते हैं, यानी कि टाइम कांस्टेंट, क्या? टाइम कांस्टेंट। तो ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है? मैंने कहा कि जैसे एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर पूर्णतः बिल्कुल डिस्चार्ज है, बिल्कुल डिस्चार्ज है। अब इस कैपेसिटर को मुझे क्या करना है? चार्ज करना है। तो पहले टाइम में कितना चार्ज होता है? तो अपन कहते हैं 63% टाइम होता है। तो यहाँ पे 63% अगर ये चार्ज हो जाता है तो भाई 63% चार्ज होने में कुछ तो समय लेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे 63% चार्ज होने में लिया गया जो समय होता है वही आपका क्या कहलाएगा? टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इसका अगर मैं प्रतीक की बात करता हूँ, किसकी बात करूँ? प्रतीक की बात करता हूँ, तो मेरे दोस्तों प्रतीक होता है ये होता है ये, तो इसको टाउ कहते हैं, टाउ। वैसे टी याद कर सकते हो। यहाँ पे मात्रक की बात करते हैं तो भैया मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है इसका सेकंड। क्या होता है? सेकंड। अब यहाँ पे 2 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाता है RL परिपथ में समय नियतांक, यानी कि टाउ बराबर क्या होता है? तो यहाँ L बटा क्या होता है? R होता है। यहाँ पे फिर आपसे पूछता है RC परिपथ में समय नियतांक क्या होता है? तो टाउ बराबर होता है यहाँ पे RC में RC ही होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इस R का अर्थ क्या होता है? R का प्रतिरोध, R का मतलब होता है यहाँ पे प्रतिरोध। क्या होता है? R का मतलब प्रतिरोध होता है, और जो L होता है, L का मतलब होता है प्रेरकत्व यानी प्रेरक होता है, और C का अर्थ होता है यहाँ पे धारिता। क्या होता है? धारिता होता है। तो ये 2 तरीके से अपन याद रख सकते हैं कि वो RL के अंदर पूछे तो L बटा R होता है, RC के अंदर पूछे तो RC होता है। यहाँ पे प्रतीक पूछे तो टाउ होता है यानी T होता है, मात्रक पूछे तो सेकंड होता है, और 63% चार्ज होने में लिया गया समय क्या कहलाता है? समय नियतांक यानी टाइम कांस्टेंट कहलाता। अब RL के अंदर पूछता है तो R बटा L हो जाता है, L बटा R। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 नंबर, और 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो देखिएगा 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो यहाँ पे AC परिपथ की आभासी शक्ति को किसमें मापा जाता है? तो AC प्रवाह की आभासी शक्ति को किसमें मापा जाता है? तो भैया AC प्रवाह की आभासी शक्ति ले रहे हैं। देखो मैं तीनों शक्ति बता देता हूँ AC प्रवाह के अंदर। यहाँ पे भैया बात करते हैं, ये होती है वास्तविक शक्ति। कौन सी शक्ति होती है? तो अपन कहते हैं कि ये वास्तविक शक्ति होती है, और वास्तविक शक्ति का जो प्रतीक होता है वो होता है P। क्या होता है?
P, और इसे मापा किस में जाता है तो अपन कहते हैं वाट, या फिर अपन कहते हैं किलोवाट के अंदर मापा जाता है। इसको ज्ञात कैसे करते हैं तो P बराबर VI cos थीटा होता है, P बराबर VI cos थीटा होता है। ये तो हो गया पूरा का पूरा वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति को P से डिनोट करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, वास्तविक शक्ति को रियल पावर कहते हैं, इसे सत्य शक्ति कहते हैं, और इसे वाट मीटर से मापा जाता है। इसे वाट या किलोवाट में मापते हैं, P बराबर VI cos थीटा होता है। एक होती है, यहाँ पे बात करते हैं कौन सी, आभासी शक्ति। कौन सी होती है, आभासी शक्ति होती है, आभासी शक्ति होती है। आभासी शक्ति जो होती है ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो आभासी को S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं। किस में मापा जाता है तो अपन कहते हैं kVA या फिर होता है VA, ठीक है, kVA या फिर VA के अंदर मापा जाता है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है S बराबर VA होता है या VI होता है यहाँ पे, इस प्रकार से। और यहाँ पे मेरे दोस्तों ये अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होता है प्रतिघाती शक्ति होता है। कौन सा, प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति का मतलब होता है प्रतिक्रिया कह दीजिए या फिर रिएक्टिव पावर कह दीजिए, प्रतिघाती शक्ति। तो प्रतिघाती शक्ति को अपन क्यों से डिनोट करते हैं और किस में मापते हैं तो VAR के अंदर मापते हैं, या फिर बड़ा मान है तो kVAR के अंदर मापा जाता है। तो ये क्यों बराबर होता है VI sin थीटा। क्या होता है तो VI sin थीटा होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान चला होगा, तीन राशि होती है। एक वास्तविक शक्ति जो प्रतीक होता है P, वाट या किलोवाट में मापते हैं, P बराबर VI cos थीटा होता है। यहाँ पे प्रतिघाती शक्ति जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ रिएक्टिव पावर कहते हैं, ये आपके प्रेरकत्व व कैपेसिटेंस गुण के कारण पैदा होती है। ये परिपथ में उपयोगी नहीं होती, इसलिए इसे उपयोगी शक्ति नहीं कहते। यानी कि उपयोगी शक्ति ये होती है और ये अनुपयोगी यानी वाटलेस शक्ति होती है। ये प्रतिरोध के कारण खर्च होती है। यहाँ पे होता है आभासी शक्ति, और ये जो आभासी शक्ति होती है ये S से दर्शाते हैं, और VA यानी kVA के अंदर ये मापते हैं, और S बराबर VI होता है। तो ये तीन शक्ति होती है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछा आभासी शक्ति किस में मापा जाता है तो भैया VA या फिर kVA के अंदर अपन मापते हैं। VA यानी वोल्ट एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर नहीं है, तो यहाँ पे वोल्ट, भाई ये तो एम्पियर हावर है और ये वाट हावर है, तो वाट हावर भी नहीं है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे वोल्ट एम्पियर ज़रूर है, तो ये तो वाट है, तो वाट तो कैसे आएगा भाई, वाट सॉरी अच्छा आभासी तो पूछ रहा है, सही तो है। और यहाँ पे अपन कहते हैं VA, तो VA ध्यान से समझना, एक होता है जूल और एक होता है वाट। तो यहाँ पे P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI। तो भैया P और V और I है क्या, V और I तो है ये। अरे A का मतलब क्या है, A का मतलब यहाँ एम्पियर है, तो P को किस में मापा जाता है, वाट में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न होता है। तो आभासी शक्ति को किस में मापा जाता है तो वाट में मापा जाएगा। यहाँ पे किस में, सॉरी वाट तो यहाँ है ना, तो आभासी पूछ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो ऐसे थोड़ी करेंगे। यहाँ पे ये तो VI cos थीटा हो गया, तो वाट में तो हमारी ये वास्तविक शक्ति होती है। आभासी शक्ति होगी वो वोल्ट एम्पियर होगा, तो भैया इसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, वोल्ट एम्पियर एक को। तो यहाँ पे वोल्ट, इसको वोल्ट कर लीजिए ये, तो यहाँ पे वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो ये वोल्ट एम्पियर होगा, क्योंकि एम्पियर हावर तो होगा ही नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या कर देंगे यहाँ पे, ये तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। तो ये वोल्ट एम्पियर कर लीजिए यहाँ पे, तो क्योंकि वाट एम्पियर नहीं होगा, वोल्ट एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, और 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है तो 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्योंकि इसमें आज जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल के चांसेज भी यहीं से रहते हैं और थ्योरेटिकल के चांस भी यहीं से रहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन उठने के चांसेज है। एक चैप्टर से लगभग 5 क्वेश्चन भी आसानी से इसमें से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है श्रेणी RLC परिपथ में अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके अनुनाद परिपथ होता है, अनुनाद जो परिपथ होता है ना,
वो अनुनाद परिपथ होता क्या है? तो अपन कहते हैं कि एक्स सी बराबर एक्स एल अगर होता है तो वो परिपथ आपका क्या कहलाएगा? अनुनाद परिपथ कहलाता है। यहाँ पे ये परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रेणी अनुनाद परिपथ और एक होता है यहाँ पे समांतर। कैसा होता है? समांतर अनुनाद परिपथ होता है। और दोनों ही परिपथों का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? तो अपन कहेंगे इसका क्या होता है? इकाई होता है। चाहे वो श्रेणी अनुनाद पूछे, चाहे समांतर पूछे, चाहे आपके आरएलसी पूछे, आरएलसी, ठीक है। तो कोई सा भी पूछे श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद की अवस्था में शक्ति कितनी होती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधा ए ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें आपसे ये पूछ ले अनुनाद आवृत्ति क्या होती है, तो एफ आर बराबर, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई √LC होता है। तो यहाँ से अनुनाद आवृत्ति अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। और 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एक श्रृंखलाबद्ध RC सर्किट की प्रतिबाधा 10 ओम है, यदि प्रतिरोध का मान 5 ओम है तो पावर फैक्टर ज्ञात कीजिए। भैया बात करते हैं पावर फैक्टर की, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पावर फैक्टर की बात करते हैं तो PF बराबर, इसका अगर मैं प्रतीक की बात करता हूँ, प्रतीक, तो प्रतीक होता है इसका कॉस थीटा। अगर मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं तो भैया प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर। दूसरी राशि की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर फैक्टर बराबर होता है वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। आभासी शक्ति का अनुपात भी क्या कहलाएगा? यहाँ पे पावर फैक्टर कहलाता है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं पावर फैक्टर बराबर होता है 1/Q फैक्टर होता है यहाँ पे, या क्वालिटी फैक्टर कह दीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि धारा और वोल्टेज के बीच बने कोण की कोज्या जो होता है वो भी पावर फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पावर फैक्टर के अगर मैं प्रकार की बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ 3 प्रकार होते हैं। एक होता है इकाई पावर फैक्टर, यहाँ पे दूसरा होता है अग्रगामी पावर फैक्टर, और एक होता है भैया यहाँ पे पश्चगामी पावर फैक्टर। इकाई जो पावर फैक्टर होता है भैया, इकाई पावर फैक्टर होगा, इसमें XL बराबर होता है XC के। इसके अंदर XL जो होता है वो छोटा होता है और XC क्या होता है? ज़्यादा। और यहाँ पश्चगामी में XL क्या होता है? बड़ा, और XC क्या होता है? छोटा। इसमें धारा और वोल्टेज साथ साथ होते हैं यहाँ। और इसके अंदर बात करते हैं अग्रगामी में धारा क्या होती है? आगे होती है किससे? वोल्टेज से। और इसके अंदर धारा पीछे रहती है और वोल्टेज रहता है आगे। तो ये प्रकार भी हो गया। यहाँ पे ये 4 परिभाषाएं भी होगी, प्रतीक भी हो गया, मात्रक भी। पावर फैक्टर इस द पूरा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपसे पावर फैक्टर पूछा गया है, तो भैया पावर फैक्टर अगर पूछ रहा है तो वो किस किस का मान दिया है? वो आपको प्रतिबाधा का मान दिया है, प्रतिरोध का मान दिया है। प्रतिरोध और प्रतिबाधा ज्ञात करना है तो यहाँ पे सीधा पावर फैक्टर बराबर R/Z अपन कर देंगे। R का मान है यहाँ पे 10 और Z का मान है यहाँ पे प्रतिबाधा, R का मान तो है 5 और प्रतिबाधा है यहाँ पे 10। तो बोलो कितना आ गया? तो 0.5 आया है और ये पावर फैक्टर होता है, ये पावर फैक्टर होता है। तो 0.5 और 0.5 है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि भैया अग्रगामी है या पश्चगामी है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिबाधा दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है। और ध्यान रखना RC यानी कि यहाँ पे ये कैपेसिटिव दिया गया है, इसलिए अग्रगामी आएगा। अगर यहाँ L यानी कि इंडक्टिव दिया होता तो पश्चगामी आता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे अग्रगामी आएगा, पश्चगामी तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 रहेगा, 0.5 अग्रगामी रहेगा। तो यहाँ पे C ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पूरा का पूरा मैटर बता दिया, ये यहाँ से बस इतना सा है। ये आगे नेक्स्ट पर्सन आता है यहाँ पे और 9 नंबर पर्सन है। और 9 नंबर पर्सन क्या है तो आइए समझते हैं यहाँ पे 9 नंबर पर्सन को। दोस्तों यहाँ पे
भाई मैं देख रहा हूँ, हकीकत में मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 100% कैंडिडेट जैसे देख रहे हैं तो उसमें से मात्र 50% लोग ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, बाकी 50% जो लोग हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे। भाई दोस्तों सीधी सी बात है, देखो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, अगर मेहनत कर रहा हूँ, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आप देख रहे हो, और देख रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मेरा मनोबल बढ़ता है बहुत ज़्यादा, और मनोबल बढ़ेगा तो मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए दे पाऊँगा। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मेरा मन टूट जाता है, तो फिर मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। तो यहाँ पे आप मेरा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करते हो, अच्छा कमेंट करते हो, तो उससे मेरा मन एक बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अब नेक्स्ट पर्सन की ओर अपन चलते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को ज़रूर यानी शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों को जब पता ही नहीं चलेगा इस बारे में तो भाई कैसे सब्सक्राइब करेंगे वो, तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, है ना। तो इतना सा काम तो देखो आप कर ही सकते हो। जब मैं पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर सुबह एक वीडियो जो कि पेड कोर्स में नहीं मिलती, वो सारा का सारा कंटेंट आपको निःशुल्क दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर के 75 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, और अब देखिएगा धमाका, कल से यहाँ पूरा धमाका ही धमाका है। तो यहाँ पे अब यहाँ अपन देख रहे हैं 9 नंबर प्रश्न, जब एक्सएल एक्ससी के बराबर हो। दोस्तों अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कि जब एक्सएल और एक्ससी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जब ये बराबर होते हैं तो ये क्या होता है, तो यहाँ अपन कहते हैं कि ये रेजोनेंस परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजोनेंस परिपथ कहलाता है, यानी अनुनाद परिपथ, अनुनाद परिपथ। और जब अनुनाद परिपथ होता है तो उसमें R बराबर क्या हो जाता है, Z हो जाता है। अनुनाद परिपथ में जो पावर फैक्टर होता है वो इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है। ठीक है, तो इकाई पावर फैक्टर में यहाँ पे R बराबर क्या हो जाता है, Z हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, ये ए ऑप्शन होता है। यहाँ पे एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, तो इसमें अपन कहेंगे कि जो धारा और जो वोल्टेज होते हैं वो इन फेज में होते हैं, यानी कि वो साथ साथ चलते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न। और 10 नंबर प्रश्न क्या है तो देखिएगा, जब दो ज्यावक्रीय मात्राएं फेज क्वाड्रेच में बताई गई हो तो उनका कला अंतर कितना होता है। दोस्तों एक होता है इन फेज, एक होता है आउट ऑफ फेज, एक होता है इन फेज, एक होता है आउट ऑफ फेज। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं, जैसे कि इन फेज का मतलब होता है कि दो राशियाँ यहीं से घटते बढ़ते हुए अपने शिखर मान पर पहुँचती है, तो वो क्या कहलाती है। यहाँ पे एक राशि अपने शिखर मान पर पहली राशि दूसरी राशि की अपेक्षा अपने शिखर मान पर पहुंच जाती है तो वो अग्रगामी कहलाती है, और एक राशि जो दूसरी राशि की अपेक्षा अपने शिखर मान पर बाद में पहुंचती है तो वो पश्चगामी कहलाती है। तो ये भी होता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये होता है, तो यहाँ तो 0 डिग्री का अंतर होता है। एक होता है आउट ऑफ फेज, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि ये चीज़ होती है, और यहाँ कुछ डिग्री के अंतर पर, क्या कुछ डिग्री अंतराल पर यहाँ आगे पीछे चलते हुए अपने शिखर मान पर पहुँचते हैं। तो भैया यहाँ पे ये अंतराल होता है, तो ये अंतराल कितना, अगर अपन कहते हैं 90 डिग्री अंतर होता है, और एक होता है 180 डिग्री अंतराल। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री अंतराल होता है तो इसे कहते हैं क्वाड्रेच। क्या कहते हैं? क्वाड्रेच। तो यहाँ क्वाड्रेच होता है, क्वाड्रेच राशि। और यहाँ पे 180 डिग्री अंतर होता है तो इसे कहते हैं एंटीफेज राशि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों दो राशि के मध्य अगर 90 डिग्री अंतर है तो उसे क्वाड्रेच, और 180 डिग्री का अंतर है तो वहाँ एंटीफेज कहलाता है। तो ये क्वाड्रेच पूछ रहा है तो कितना डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री अंतर आता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर प्रश्न, और 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 11 नंबर को। एक धारित्र द्वारा 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा पर प्रतिघात 10 ओम दिया जाता है। यदि आवृत्ति 100 हर्ट्ज तक बढ़ाई जाती है तो प्रतिघात
प्रतिघात ज्ञात कीजिए, यानी x ज्ञात करना है अपन को, प्रतिघात ज्ञात करना है। भैया आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, सीधा सीधा है, धारिता 50 हर्ट्ज है और 50 हर्ट्ज धारिता पर प्रतिघात का मान दिया गया है, यहाँ पे क्या 10 दिया गया है। तो धारित्र द्वारा यानी कि XC बराबर 1/2 पाई FC होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब 50 हर्ट्ज है, जब 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज पर, एक मिनट, एक धारित्र 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रतिघात, ये प्रतिघात है जैसे, तो प्रतिघात 10 आ रहा है, यानी विलोम है कि नहीं है। अब ये कह रहा है कि यहाँ 50 की जगह आप इसको कितना कर दो कि यहाँ पे दुगुना कर दीजिए। अरे भैया ये डबल हो गया, तो ये बताओ ये क्या होगा। अरे यहाँ पे जब इसको दुगुना कर रहे हो तो इसे दुगुना घटाओगे नहीं क्या, तो यहाँ पे आपने इसको तो दुगुना कर दिया है, तो ये विलोम है, तो ये क्या करोगे, दो आधा करोगे, आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अपन राइट ऑप्शन क्या कर देंगे, यहाँ पे सीधा 5 करते हैं। भाई यहाँ पे जो आपका XC है समानुपाती होता है 1F का, ठीक है। तो ये बढ़ेगा तो सीधी बात है ये घटेगा। अब ये दुगुना बढ़ गया है तो ये दुगुना कम नहीं होगा क्या, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है, 5 ओम होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा और यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न आ चुका है। तो AC के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे विरोध क्या कहलाता है, AC में संधारित्र द्वारा, भाई अपन ये कह रहे हैं, सपोज करते हैं कि एक परिपथ होता है और एक परिपथ में इस प्रकार से यहाँ पे ये जोड़ देते हैं कैपेसिटर जोड़ देते हैं, तो बोलो इसमें धारा जाएगी कि नहीं जाएगी, तो ये धारा जाएगी। अब धारा के मान में बाधा उत्पन्न करेगा, ये विरोध उत्पन्न करेगा, तो यहाँ विरोध उत्पन्न करता है, तो उस विरोध को अपन क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसका प्रतीक होता है XC और मात्रक होता है इसका ओम। क्या होता है, मात्रक ओम होता है। इसी प्रकार यहाँ पे अपन कहते हैं कि यदि यहाँ इंडक्टर जुड़ा होता है, यानी कि चौक लगा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, भाई ये धारा जाएगी तो ये भी तो बाधा उत्पन्न करेगा। अगर बाधा उत्पन्न करता है तो इसे कहते हैं प्रेरणिक, क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। और प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं तो इसे XL से डिनोट करते हैं, और मात्रक जो होगा वो मात्रक इसका क्या होगा, ओम होता है। अब आपसे तो संधारित्र के बारे में पूछा है, तो धारितीय प्रतिघात यानी संधारित्र प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न आता है 13 नंबर प्रश्न। और 13 नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और ये 13 नंबर प्रश्न है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे बात करते हैं, निम्नलिखित में चिन्ह XL प्रदर्शित करता है। तो भैया अभी जस्ट बताया था मैंने किसको प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पे XL जो होता है ये प्रेरणिक प्रतिघात, यानी किसको, प्रेरणिक प्रतिघात होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतीक तो ये हो ही गया। एक होता है XC और ये होता है यहाँ पे धारितीय प्रतिघात होता है, इसका मात्रक भी ओम होता है। एक होता है प्रतिबाधा, इसका प्रतीक होता है Z और इसका मात्रक क्या होता है, ओम। एक होता है X, तो ये होता है प्रतिघात, ओनली प्रतिघात, और यहाँ पे इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। प्रतिघात पूछ ले, प्रतिबाधा पूछ ले, धारितीय प्रतिघात पूछ ले, प्रेरणिक प्रतिघात पूछ ले, और एक आपके प्रतिरोध, क्या, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक भी ओम होता है और प्रतीक होता है R। तो 1 2 3 4 5 इन चारों का मात्रक ही क्या होता है, ओम 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 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे XL पूछ रहा है, तो ये कुंडली का प्रतिघातित होगा, क्योंकि जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है ये कुंडली होती है, और यहाँ पे धारितीय ये क्या होता है, आपका कैपेसिटर होता है। ठीक है, प्रतिबाधा क्या होता है, जिसमें
कैपेसिटर, चौक और प्रतिरोध सभी लगे होते हैं वो प्रतिबाधा कहलाता है। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि कुंडली का प्रतिघात, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न। और 14 नंबर प्रश्न क्या है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे निम्नलिखित में सिग्नल की आवृत्ति किसके व्यतकर्मानुपाती होता है। तो यहाँ पे व्यतकर्मानुपाती होता है, तो आवृत्ति किसके व्यतकर्मानुपाती होता है। बात करते हैं दोस्तों आवृत्ति। तो आवृत्ति को अपन क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, प्रतीक की बात करते हैं तो एफ होता है, मात्रक की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज जिसे HZ कहते हैं। पुराना मात्रक जो होता है साइकिल प्रति सेकंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, साइकिल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अगर आवाज़ की बात करता है, आवाज़ की बात करते हैं तो यहाँ टोन होता है, टोन। यहाँ पे राशि की बात करते हैं कि राशि कौन सी होती है, तो ये अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, तो यहाँ आवृत्ति एक अदिश राशि होती है। और आवृत्ति का यहाँ पे अगर मैं विलोम की बात करता हूँ आवृत्ति, तो दोस्तों आवृत्ति बराबर होता है आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवर्तकाल। और आवर्तकाल का मतलब होता है पीरियोडिक टाइम कहते हैं, या आवधिक समय होता है। तो यहाँ पे आवृत्ति यानी F बराबर 1 क्या होता है, T होता है। इसका आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा डिटेल अपन पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों हकीकत में कई दिनों से देख रहा हूँ मैं कि बहुत कम सब्सक्राइबर हो रहे हैं, पता नहीं क्या है, आप लोगों का प्यार थोड़ा सा कम हो गया क्या। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का प्यार कम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए ये तो पता है कि बहुत कुछ कर रहे हो और करते रहोगे दोस्तों। लेकिन यह है कि सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न। तो यहाँ पे 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। यहाँ सिंगल फेज AC परिपथ की शक्ति होती है। तो भैया AC यानी सिंगल फेज AC परिपथ की शक्ति होती है। तो सिंगल फेज के अंदर क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि सिंगल फेज के अंदर जो AC परिपथ की जो शक्ति होती है वो कौन सी होती है। तो अपन कहते हैं कि जैसे P बराबर VI cos थीटा होता है। ये तो बात आती है सिंगल फेज में। अगर मैं 3 फेज की बात करता हूँ तो P बराबर √3 VLIL cos थीटा होता है, और ये किस में होता है, लाइन में। P बराबर यहाँ पे 3 VPH और यहाँ IPH cos थीटा होता है, और ये किस में होता है, ये फेज में होता है। फेज में पूछे तो तीन फेज वोल्टेज फेज धारा कोस थीटा होता है। लाइन में पूछे तो √3 लाइन वोल्टेज लाइन धारा कोस थीटा होता है। और सिंगल फेज में होता है P बराबर VI कोस थीटा होता है। तो P बराबर VI कोस थीटा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका B ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे भी आप पता लगा सकते हो यहाँ पे। अगला 16 नंबर प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे 16 नंबर को देखते हैं कि शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा के सापेक्ष वोल्टता का मान क्या होता है। दोस्तों शुद्ध धारितीय परिपथ ऐसा परिपथ जिसमें केवल क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा होता है, उसे शुद्ध धारितीय परिपथ कहते हैं। और शुद्ध धारितीय परिपथ के अंदर क्या होता है कि जो धारा होती है ना, वो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, आगे चलती है। तो यहाँ बात करते हैं कि ये तो है जैसे धारा, और ये होती है मेरे दोस्तों वोल्टेज। तो यहाँ पे धारा ये होगी और वोल्टेज ये, तो 90 डिग्री क्या होती है, आगे होती है, 90 डिग्री आगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सा परिपथ कि जैसे प्रेरकीय, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ होता है ये, तो ये जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे। तो इसके अंदर धारा होती है, वो जो धारा होती है
धारा पीछे रहती है और वोल्टेज आगे रहता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वोल्टेज कहाँ होता है? आगे होता है। किससे? धारा से होता है। तो इसके अंदर ये, तो यहाँ पे शुद्ध प्रेरकीय के अंदर क्या होगा? धारा आगे होती है अग्रगामी, यानी कि इसमें धारा के सापेक्ष वोल्टता का मान पूछ रहा है। वोल्टता का मान पूछ रहा है तो मेरे दोस्तों वोल्टता 90 डिग्री पीछे रहता है। वोल्टता देखो, धारा के सापेक्ष वोल्टता का मान, वोल्टता का नाम मान तो क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा। अगर वो यानी वोल्टेज के सापेक्ष धारा पूछे तो 90 डिग्री क्या होता है? आगे होता है। इस चीज़ को ध्यान से देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, बार बार बता रहा हूँ। धारा के सापेक्ष वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है तो वोल्टेज तो 90 डिग्री पीछे होता है क्योंकि यहाँ कैपेसिटर जो होता है वोल्टेज का विरोध करता है, वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, जबकि हमारा चौक होता है धारा परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए धारा इसमें पीछे होती है और ये वोल्टेज का परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए वोल्टेज इसमें क्या होता है? पीछे होता है। तो राइट ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न 17 नंबर आ चुका है और यहाँ पे 17 नंबर है। ये क्या कह रहा है तो देखिएगा, शक्ति गुणांक की अधिकतम सीमा कितनी होती है? दोस्तों शक्ति गुणांक जो होता है यहाँ पे बात करते हैं, देखो डीसी परिपथ और डीसी परिपथ में 1 होता है, एसी परिपथ तो एसी परिपथ में 1 से क्या होता है? 1 से हमेशा कम होता है। अब ये 2 प्रकार का होता है, तो यहाँ पे पश्चगामी होता है यहाँ पे, और एक होता है अग्रगामी होता है। अग्रगामी होता है, 1 से कम होता है। इसका मतलब अधिकतम कितना हुआ? तो अधिकतम 1 होता है जो डीसी में होता है, या फिर आप शुद्ध प्रेरणिक परिपथ कह दीजिए या शुद्ध धारितीय परिपथ कह दीजिए, उसमें भी कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सीधा 1 से कम होता है, जो एक पश्चगामी भी हो सकता है और अग्रगामी भी हो सकता है। तो अधिकतम तो कितना होगा यहाँ पे? डी होता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या है? तो ये 18 नंबर, RMS मान और औसत मान के अनुपात को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो भैया एक तो है RMS मान और एक होता है औसत मान। यहाँ पे बात करते हैं तो एक होता है RMS। तो RMS मान जो होता है ये तो कितना होता है? 0.707 होता है। और एक आपसे पूछ रहा है कि औसत यानी एवरेज, तो एवरेज जो मान होता है वो 0.637 होता है। ठीक है, अब इन दोनों का मान यानी अनुपात पूछ रहा है, तो RMS अपॉन में एवरेज वैल्यू जो होती है वो क्या है? तो 0.707 बटा 0.637, और यहाँ पे मान आता है 1.11, और ये होता है आपका फॉर्म फैक्टर। किसका होता है भैया? फॉर्म फैक्टर का होता है ये, तो फॉर्म फैक्टर होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे RMS तथा औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर होता है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? यहाँ पे 1.11 होता है। RMS का मान कितना होता है? 0.707 होता है। एवरेज कितना होता है? 0.637 होता है। और यहाँ पीक फैक्टर पूछ ले तो पीक फैक्टर का होता है √2 होता है। फॉर्म फैक्टर का 1.11 होता है। प्रभावी मान को ही RMS मान कहते हैं, जो 0.707 होता है। प्रभावी मान को ही अपन क्या कहते हैं? ये कहते हैं अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे फॉर्म फैक्टर। राइट ऑप्शन क्या होता है? फॉर्म फैक्टर, यानी इसे रूप गुणक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न लीजिएगा 19 नंबर प्रश्न, और 19 नंबर प्रश्न क्या है तो देखिएगा 19 नंबर प्रश्न। यहाँ पे एसी सर्किट के प्रेरक और कैपेसिटिव रिएक्शन को खालिस्तान में रेट किया जाता है। यह कह रहा है कि प्रेरकीय रिएक्शन यानी प्रतिघात और कैपेसिटिव प्रतिघात दोनों के, यानी प्रतिघात लगा हुआ है दोनों के, यानी प्रेरणिक प्रतिघात और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारितीय प्रतिघात, और दोनों को ही किस में मापा जाता है? तो दोनों को ही ओम में मापा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि XL यानी कि अपन कहते हैं प्रेरणिक, क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात होता है। ठीक है, और एक होता है XC यानी कि बात करते हैं यहाँ पे धारितीय प्रतिघात, और इन दोनों को ही बोलो किस में मापा जाता है? तो ओम में मापा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा यहाँ पे, और 20 नंबर आ चुका है अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, एक कॉइल 100 वोल्ट है। ठीक है,
50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि सर्किट का प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस 10 ओम है तो सर्किट में बहने वाली धारा यानी बहने वाला प्रवाह, खालिस्तान है, एम्पियर के अनुसार धारा पूछ रहा है। भैया यहाँ क्या क्या दे रखा है, तो अपन कह रहे हैं कि भैया ये V यानी कि 100 वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, वोल्ट दे रखा है। यहाँ पे F का मान, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखा है HZ। आपसे X का मान दे रखा है 10 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे धारा पूछ रहा है, तो धारा पूछ रहा है ये, तो भैया I बराबर V अपॉन क्या होता है, Z ये होता है। तो यहाँ पे V कितना है, तो अपन कहेंगे सीधा सीधा 10 होता है, 100 होगा, और Z का मान क्या हो जाएगा 10, तो 1 0 से 1 0 गया, तो I बराबर कितना बचा, तो 10 एम्पियर। तो सीधा सीधा आ जाएगा, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे, ये तो एक समझाने के लिए मैंने पूरा लिखा है। बाकी यहाँ C ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर, और 21 नंबर है, तो 21 नंबर क्या है, तो भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है। तो भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। भारत के अंदर बात करते हैं, भारत के अंदर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो 50 हर्ट्ज होती है। अगर सिंगल फेज वोल्टेज की बात करते हैं, सिंगल फेज वोल्टेज की, तो लगभग 230 वोल्टेज होता है। और ये सिंगल फेज जो AC वोल्टेज होता है ये किस में रेट होता है, तो RMS होता है, ये प्रभावी मान होता है। यहाँ पे जो प्रभावी मान होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अपन कहेंगे ये तापन सिद्धांत पर काम करता है। यानी घरों में जो AC के जितने भी मापक यंत्र होते हैं, सभी मापक यंत्र जो होते हैं वो RMS मान दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, RMS मान दर्शाते हैं, जो तापन प्रभाव पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे जो 3 फेज होता है, तो 3 फेज के अंदर अगर न्यूट्रल के साथ में निकल रहा है वितरण में, तो यहाँ पे 415 वोल्टेज होता है। बात करते हैं DC के अंदर, तो DC के जो मापक यंत्र होते हैं, DC के मापक यंत्र जो होते हैं ये क्या दर्शाते हैं, तो ये भैया औसत मान दर्शाते हैं। और औसत मान जो होता है ये आवेश पर काम करता है। आवेश किस पर काम करता है, आवेश सिद्धांत पर काम करता है। और यहाँ पे AC के मापक यंत्र जो होते हैं वो हमेशा RMS मान दर्शाते हैं। RMS मान तापन पे काम करता है। और यहाँ DC के मापक यंत्र औसत मान पर काम करते हैं, औसत सिद्धांत पर, और ये आवेश होता है, यानी औसत मान मापते हैं और यहाँ पे आवेश सिद्धांत होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो भारत के घरों में तो हमारे सिंगल फेज यानी कि जो आ रही है वो AC आ रही है, और AC क्या दर्शाती है हमेशा, तो यहाँ पर कहते हैं RMS मान दर्शाती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, A ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन और अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रतिक्रियाशील शक्ति खालिस्तान द्वारा दर्शाते हैं। दोस्तों थोड़ी सी देर पहले मैंने ऐसे बनाया था और यहाँ पे लिखा था मैंने प्रतिघाती, लिखा था क्या, प्रतिघाती कह दीजिए, यहाँ पे प्रतिक्रिया कह दीजिए, या फिर आप यहाँ पे प्रतिक्रियाशील कह दीजिए, यहाँ पे आप रिएक्टिव कह दीजिए। ये सबके सब कह दीजिए। इसको क्यू में दर्शाते हैं, और KVAR होता है जिसको अपन हिंदी में वार भी कहते हैं, सॉरी ये VAR, और इसको KVAR के अंदर मापा जाता है, उसे कवार भी कहते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे माप लिया जाता है। तो यहाँ पे VAR, तो VAR यानी A को क्या लिख दिया इसने, I लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, VAR। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, और 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। और 23 नंबर प्रश्न है, AC परिपथ का रूप गुणक निम्न में से किसका अनुपात है। तो यहाँ पे AC परिपथ का रूप गुणक निम्न में से किसका अनुपात होता है। रूप गुणक यानी फॉर्म फैक्टर। दोस्तों अभी आपने थोड़ी सी देर पहले पढ़ा था फॉर्म फैक्टर यानी KF, ठीक है, फॉर्म फैक्टर KF बराबर यहाँ पे RMS मान बटा क्या होता है, औसत मान। क्या होता है, तो औसत मान होता है। तो ये क्या हो जाएगा,
फॉर्म फैक्टर होता है। तो भैया वर्ग माध्य यानी आरएमएस मान हो गया, अधिकतम मान होगा नहीं, आरएमएस मान बटा औसत मान, तो राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है, फॉर्म फैक्टर का मान जो होता है, फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, तो अपन कहेंगे 1.11 होता है, जिसे रूप गुणक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न आप कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि ये शायद पहला या दूसरा प्रश्न था जो मैंने पूरे के पूरे 4 या 5 परिभाषा के द्वारा ये बताया था कि ये क्या कहलाता है। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पे प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात क्या कहलाता है। तो भाई क्या कहलाता है, तो यहाँ पे प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है, आयाम कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है, या शक्ति कहलाता है। तो सीधा सा अपन बोलते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा का गया। तो यहाँ पे प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात जो होता है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है वो पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे और बात करते हैं कि यहाँ पे अगर Z/R है तो ये Q फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, Q फैक्टर कहलाता है। अब Q फैक्टर है नहीं, यहाँ पे पावर फैक्टर अपन क्या करेंगे, राइट ऑप्शन करते हैं। वैसे Q फैक्टर होता है तो ये इस प्रकार से है, तो पावर फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे और अगला प्रश्न क्या है कि फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का कार्य होता है, डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। तो ये इंडक्टर के बारे में पूछ रहा है, अपन दोनों देखते हैं। देखो एक तरफ अपन बात करते हैं सबसे पहले चौक की, चौक बोले तो इंडक्टर है ना, इंडक्टर ये जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रेरक भी कहते हैं, प्रेरक। अब बात करते हैं यहाँ पे जब ये विरोध करता है तो एक्सएल होता है, फॉर्मूला होता है 2πfL, ये L क्लियर। यहाँ पे अब बात करते हैं ओनली फ्रीक्वेंसी, तो XL समानुपाती F होगा ये। अब बात करते हैं AC, भैया AC अगर मैं देता हूँ तो यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ पे कुछ ही विरोध करेगा। भाई यहाँ फ्रीक्वेंसी कुछ होती है, जैसे 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज, जैसे 50 मान ये होगा, तो यहाँ पे यहाँ कुछ होती है तो ये। अब डीसी के अंदर क्या होता है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो यहाँ प्रतिघात भी क्या होगा, 0। अब प्रतिघात 0 होता है तो भैया ये डीसी को तो क्या कर देगा, पास। जब प्रतिघात ही 0 होता है तो फटाफट निकालेगा, तो यहाँ पे डीसी को तो पास कर देगा और एसी को क्या करेगा, एसी को ब्लॉक कर देता है, यानी ब्लॉक यानी कि वो रोक लेता है, किसको, डीसी को, सॉरी एसी को तो रोक लेता है, ब्लॉक कर देता है, डीसी को क्या कर देता है, पास। इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, संधारित्र में। तो यहाँ बात करते हैं XC बराबर 1/2πfC ये, तो यहाँ पे F ले लीजिए और एक ये ले लीजिए XC, तो समानुपाती 1/f ये अपन लेते हैं, यहाँ से निकाल लिया, इनको अलग अलग कर लिया। अगर डीसी की बात करते हैं तो डीसी के अंदर ये 0 होता है, तो ये क्या होता है, अनंत। तो यहाँ अनंत अवरोध हो जाएगा, तो डीसी गुजरेगी क्या, जी नहीं। तो यहाँ पे डीसी तो क्या हो जाएगी, ब्लॉक। यहाँ डीसी तो क्या हो जाएगी, ब्लॉक। और एसी क्या हो जाएगी, तो यहाँ कहेंगे एसी हो जाएगी, प्रवाहित यानी कि पास हो जाती है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, इंडक्टर पूछ रहा है। तो इंडक्टर के अंदर डीसी तो पास हो जाती है और एसी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। जबकि कैपेसिटर में पूछे तो डीसी ब्लॉक हो जाती है और एसी क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डीसी पास होगी, डीसी ब्लॉक, एसी ब्लॉक। तो एसी ब्लॉक हो रही है तो डीसी क्या हो रही है, पास। तो डीसी पास है, एसी ब्लॉक है, एसी ब्लॉक है, डीसी पास है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये कर लिया था ना, हाँ जी। अगला प्रश्न आ गया 26 नंबर, और 26 नंबर प्रश्न क्या है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक एक प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, पिछली जो आपके लोको पायलट एग्जाम है उनसे रिलेटेड है पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन। तो ये टेंशन ना ले, क्योंकि यहाँ टैग लगाने से कोई वो नहीं है, क्योंकि प्रश्न आपको आना चाहिए। एक शुद्ध प्रेरक यानी इंडक्टर में वे होने वाली औसत शक्ति
होती है। तो भैया शुद्ध प्रेरक होता है, और जब शुद्ध प्रेरक होता है यानी कि आदर्श प्रेरक होता है, शुद्ध प्रेरक होता है, तो इसमें शक्ति खर्च होगी क्या, खुद बताओ आप। इसमें प्रतिरोध हो गया, जब प्रतिरोध शून्य होता है तो शक्ति खर्च भी इसमें कितनी होती है, तो अपन कहते हैं शक्ति खर्च क्या होती है, इसमें शून्य होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। यहाँ शुद्ध प्रेरक की जगह अगर शुद्ध धारितीय प्रेरक, शुद्ध धारितीय भी होता है, शुद्ध कैपेसिटिव भी होता है, तो उसमें भी शून्य होती है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबाधा Z का सही सूत्र होता है। तो भैया यहाँ पे होता है Z बराबर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और अंडर रूट होता है ये। अगर ये ऑप्शन नहीं मैच खाता है तो R का स्क्वायर प्लस दोनों का अंतर होता है x का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। अगर ये भी मैच नहीं खाता है तो Z का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये कर सकते हो। अगर ये भी नहीं कहा है, चलो अंडर रूट है तो अंडर रूट में तो मिल ही जाएगा। अब कौन सा है, तो यहाँ पे अंतर वाला नहीं है, इसका मतलब ये है। तो R का स्क्वायर प्लस x, ये रहा ना, R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, चलो XL दे दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्योंकि ये तो है नहीं। तो यहाँ पे R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। इस प्रकार से आसानी से अपन निकाल सकते हैं, ये तीनों ही क्या है, राइट ऑप्शन होते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और 28 नंबर प्रश्न है। तो 28 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। यदि सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर क्या है। भैया सिंगल फेज मोटर है, और सिंगल फेज मोटर के कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर भैया चालू ही नहीं होगी, चालू ही नहीं होगी। तो मोटर क्या नहीं होगी, चालू ही नहीं होती है। अगला यहाँ पे बात करते हैं, एक प्रेरणिक भार यानी कि इंडक्टिव लोड है तो उसमें शक्ति गुणांक कैसा होगा। दोस्तों मैं बार बार समझा रहा हूँ, देखो एक होता है प्रतिरोध, एक होता है इंडक्टर और एक होता है कैपेसिटर, ठीक है। यानी कि प्रतिरोध और एक है आपके प्रेरक और एक है आपके कैपेसिटर, ठीक है। इसके अंदर भेजे में फिट कर लो कि इसमें धारा आगे होती है, धारा कहाँ होती है, आगे। इसमें धारा कहाँ होती है, धारा पीछे होती है, धारा पीछे होती है, धारा कहाँ होती है, पीछे होती है। और इसमें धारा वोल्टेज की क्या होती है, बराबर होती है। इसमें बराबर होती है इसलिए इसका प्रतिरोध जो होता है वो इकाई होता है। क्या होता है, इकाई। इसमें धारा पीछे होती है, धारा पीछे होती है इसलिए पश्चगामी, ऐसे याद रखो बस, पश्चगामी होता है। धारा पीछे होती है इसलिए यहाँ पे प्रेरक के अंदर पावर फैक्टर पश्चगामी होता है। इसमें धारा आगे होती है इसलिए यहाँ पावर फैक्टर कैसा होगा, अग्रगामी होता है। तो राइट ऑप्शन ये ऐसे याद रखो बस आप। तो प्रेरणिक पूछ लिया, प्रेरणिक भार में पश्चगामी, तो राइट ऑप्शन क्या करेंगे, पश्चगामी। अगर यहाँ धारितीय पूछता है तो अग्रगामी करेंगे, प्रतिरोध पूछता है तो सीधा इकाई ठोक देंगे। तो यहाँ पे तीनों मैंने तरीके से बता दिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट 30 नंबर लेते हैं, और 30 नंबर में क्या है, तो आइए देखते हैं 30 नंबर में। तो यहाँ पे 30 नंबर की बात करते हैं। यदि किसी अल्टरनेटिंग मात्रा का समय काल 0.02 सेकंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। भैया थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि F बराबर 1/T होता है, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1/F, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पूछ क्या रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है, तो आवृत्ति ही तो पूछ रहा है, तो आवृत्ति पूछ रहा है तो F बराबर 1/T। तो 1/T का T कितना है, तो 0.02 सेकंड है। दो संख्या हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगेगी, इसका मतलब यहाँ पे ये, ठीक है, 2 संख्या हटाए, 2 ऊपर 0 लगा दी, 2 तो बचेगा। तो यहाँ पे F बराबर क्या आ जाएगा, सीधा, तो यहाँ 50 हर्ट्ज आ जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे ये। तो 31 नंबर, R, L और C यानी प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर से युक्त परिपथ में विद्युत हानि केवल निम्न में से होती है। सपोज कीजिए अगर मैं इस तरह से लगाता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से होता है ये, तो यहाँ पे केवल प्रतिरोध के कारण ही हानि होती है, बाकी और किसी के कारण नहीं होगी। तो अपन कहेंगे केवल प्रतिरोध के कारण हानि होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर,
तो 32 नंबर इनमें से किसका पीरियोडिक जो टाइम होता है वो अधिकतम होता है। जस्ट अभी आपने कहा कि F बराबर क्या होता है, 1/T होता है। अरे भैया पीरियोडिक अगर टाइम अधिकतम पूछ रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यूनतम होगी। अब फ्रीक्वेंसी किसकी न्यूनतम है, तो अपन कहेंगे 10 की, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 होता है। तो यहाँ पे पीरियोडिक का मतलब होता है अवधिकाल कह दो, टाइम कह दीजिए ना, अवधिकाल कह दीजिए ये। तो अवधिकाल, यहाँ पे अवधिकाल अगर वो ज़्यादा पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यूनतम। तो इसका मान बिल्कुल क्या हो जाएगा, पीरियोडिक टाइम अधिकतम आएगा और सबसे अधिक न्यूनतम आएगा 100 किलो हर्ट्ज का आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे 33 नंबर, एक संधारित्र 2 वोल्ट पर 0.3 कूलाम आवेश संग्रहित करता है तो इसकी धारिता कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्या क्या दे रखा है, तो V बराबर आपको 2 वोल्ट दे रखा है और Q बराबर यहाँ पे आपको 0.3 कूलाम दे रखा है और आपसे धारिता यानी C पूछ रहा है। तो Q बराबर CV होता है और C आपसे पूछ रहा है तो Q बटा क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। Q कितना है, 0.3 होता है और नीचे 2 है। तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा कहेंगे 3 बटा क्या हो गया, 20। 3 बटा क्या हो गया, 20 होता है। तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो अब 0 से 0 कट गया, ठीक है, और यहाँ 2 एकम 2 हो गया, 1 0, तो ये, तो यहाँ पे मान कितना आ गया, 0.15 फैरड। 0.15 फैरड राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। दोस्तों ध्यान पूर्वक कीजिएगा क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 0.15 होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न क्या आ रहा है, तो ये देखिएगा अगला प्रश्न। दोस्तों ये आरआरबी जो जेई है उनके लिए भी बहुत कारगर साबित होगा। ये नहीं है कि लोको पायलट के लिए है, तो जो जिनकी भी एग्ज़ाम है आरआरबी जेई की, तो उनके लिए भी बहुत ही कारगर साबित होगा। यहाँ पे एक 0.04 फैरड संधारित्र के पार विभवांतर का मान 4 वोल्टेज है, तो उसमें संग्रहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो भैया कैपेसिटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं ऊर्जा, एकत्रित ऊर्जा। तो 1/2 CV का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1/2 इंटू C कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं 0.04 होता है। 0.04 इंटू वोल्टेज होता है 4 इंटू 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, 2 से ये गया सीधा 2 बार, और यहाँ पे 2 8 दूनी 16 और 16 चौकू 64, 16 चौकू 64, 2 संख्या छोड़ के है, तो यहाँ पे 0.64 हो जाता है। 1 मिनट, कहाँ गलती हो गई, भाई 1/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे C का मान अपन ने यहाँ रख ही दिया, संधारित्र में से 0.04, V का मान है तो V का मान यहाँ से उठाया, और आवेश की मात्रा ज्ञात पूछ रहा है, संग्रहित आवेश। तो Q बराबर 1/2 CV का स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पे 2 से ये काटा, 2 बार गया, तो 4 4 दूनी 8 और 8 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32 होता है। मैं क्या कर बैठा, 8 चौक 32 होता है, 2 संख्या छोड़ के। तो यहाँ पे अपन सीधा कहेंगे कि यहाँ पे एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 0.32 कूलाम होता है। तो 0.32, फिर भी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या चक्कर है भैया पे, कहाँ दिक्कत हो रही है, वापस चेक कीजिएगा। 1/2 हो गया, C की जगह अपन ने मान रख दिया, 0.04 हो गया, और V का मतलब है 4, ठीक है। तो यहाँ से 2 को इसके काटा सीधा 2 बार, 4 दूनी 8 हो गया, और 8 8 8 दूनी 16, 8 3 8 चौक 32 हो गया, 32 हो गया, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 0.32 हो गया। तो यहाँ 0.3 मिलना चाहिए ना, तो भैया यहाँ तो कुछ दिक्कत ही है भाई। एक कहते हैं Q बराबर CV होता है, तो यहाँ पे संग्रहित आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश अगर ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे 4 चौक 16, अरे भाई ये तो कैसे ऐसे संग्रहित पूछ रहा है ना, तो संग्रहित पूछ रहा है पर वो विभवांतर मान पे है, तो यहाँ भी तो V आ रहा है, तो यहाँ नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से होगा ये भाई दोस्तों। तो यहाँ पे C का मान दिया 0.04 इंटू 4 है,
तो 4 चौक का 16 हो जाएगा, 2 संख्या छोड़ के, तो पॉइंट 16 हो जाएगा, तो पॉइंट 16 राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो उसने संग्रहित आवेश पूछ रहा है, संग्रहित आवेश, अच्छा मैं ऊर्जा सोच रहा था, संग्रहित अगर वो ऊर्जा पूछे तो ये लगाएंगे, मैं यही दिमाग में आ रहा, संग्रहित आवेश पूछ रहा है तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ CV हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन अपना ये हो जाएगा दोस्तों। इस तरह ये कर देंगे केवल पॉइंट 16, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लीजिएगा और 35 नंबर है सीधा। तो प्रेरक यानी L को 220 वोल्ट DC आपूर्ति में संयोजित किया जाता है तो इसका प्रतिघात कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है L को 220 वोल्ट DC आपूर्ति में संयोजित किया जाता है। प्रेरक L है और L को 220 वोल्ट DC में संयोजित किया जाता है तो इसका प्रतिघात कितना होता है। तो दोस्तों x L बराबर 2 पाई f L होता है और L का मान 200 है, लेकिन वहाँ फ्रीक्वेंसी 0 है और 0 को इंटू 220 से करेंगे तो पूरा का पूरा मान 0 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ रखूँगा जैसे 2 × 22/7 करूँगा, यहाँ पे 0 रखूँ क्योंकि यहाँ पे DC के लिए कह रहा है, DC में फ्रीक्वेंसी 0 है और यहाँ L का मान रख दिया मैंने 220, तो किसी भी संख्या को 0 से अंटे करो तो वो 0 ही आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन आप इसको हल कीजिएगा। तब तक के लिए मैं देखता हूँ। हाँ जी, दिखाई दे रहा है खूब, ठीक है। 36 नंबर है, यदि वोल्टेज का सोर्स साइनसोइडल या वक्रीय हो तो यहाँ इनपुट वोल्टेज का मान होगा। इनपुट वोल्टेज निकालना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, यानी कि ये इतना वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये इतना वोल्टेज ड्रॉप करता है और ये इतना वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे निकालिए ये कितना होता है। दोस्तों इसको निकालते हैं, यानी कि ये प्रतिरोध में होता है तो यहाँ पे VR का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे L है तो यहाँ पे VL माइनस VC का होल स्क्वायर और अंडर रूट होता है ये, तो ये होता है V बराबर में, यहाँ पे ये होता है 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16 माइनस 10 ये अंडर रूट में, तो 16 चौकू 64 प्लस 10 में से ये 16 में से 10 गया तो 6 और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, ठीक है। तो ये हो गया 100 और 100 का कितना आया 10 वोल्ट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, A ऑप्शन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न है यहाँ पे 37 नंबर, और 37 नंबर है, संधारित्र की पैरावैद्युतिक हानि को खालिस्तान द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे संधारित्र की जो पैरावैद्युतिक जो हानि होती है, पैरावैद्युतिक जो हानि होती है उसको यहाँ शेरिंग सेतु द्वारा माप लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेरिंग सेतु द्वारा एंडरसन जो मीटर होता है इससे निम्न प्रेरकत्व को आसानी से अपन माप लेते हैं। यहाँ से उच्च जो प्रेरकत्व होता है, इंडक्टेंस होता है, उससे आसानी से माप लिया जाता है और मध्यम को इससे माप लिया जाता है। यहाँ पे मध्यम के इससे, निम्न को इससे और उच्च प्रेरकत्व को इससे माप लिया जाता है। और हानि को यानी संधारित्र के पैरावैद्युतिक जो हानि होती है उसको मापने के लिए शेरिंग सेतु का अपन प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, और 38 नंबर क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर को 2 मिली एम्पियर स्थिर धारा से चार्ज किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप 10 सेकंड अंतराल में 12 वोल्ट वोल्टेज बढ़ती है तो कैपेसिटेंस का मान होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपसे 2 मिली एम्पियर धारा दे रखा है और 10 सेकंड का समय भी दे रखा है, 12 वोल्टेज का दे रखा है। तो यह बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि Q बराबर CV होता है तो यहाँ पे तो C निकालना है अपन को। C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। तो V अपन के पास में, लेकिन Q अपने पास में नहीं है, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है, ठीक है। तो I अपने पास में क्या 2 मिली एम्पियर है और 10 सेकंड भी अपने पास में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे Q की जगह अपन क्या रखेंगे, IT रखेंगे। तो C बराबर Q की जगह क्या रखेंगे, IT बटे में क्या रखेंगे, V। I का मान कितना है
2 मिली एम्पियर होता है और 2 मिली एम्पियर है। मिली को हटाएंगे तो अपन 1000 से इंटू कर दे, सॉरी भाग दे देंगे। अच्छा मिली में पूछ रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे और टी का मतलब कितना है, यहाँ पे 10 सेकंड है। वी कितना है, वी का मतलब 12 है। ये इससे गया कितनी बार गया, 6 बार, और 6 का भाग इसमें देते हैं, 6 एकम 6 होता है, सीधा पॉइंट लगा दिया और 4 बच गया 0, ठीक है। 6 चिंग 36, 6 चिंग 36, फिर 6 चिंग 36, 1.66, तो 1.67 आ रहा है मिली फैरेड हो जाए, क्योंकि मिली ऑलरेडी रख रखा था इसलिए, तो ये फैरेड में आएगा तो 1 पॉइंट ये। तो दोस्तों आराम से निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन को ये पता चला कि ये निकालना है, फिर अपने पास में सी नहीं, सॉरी क्यू नहीं था, और क्यू नहीं था तो क्यू बराबर 1 होता है आई टी। तो आई टी होता है तो आई और टी दोनों को मान दे रखा है, आई टी को उठाया और क्यू की जगह ये रख दिया और काटा पीटे किया तो अपने आप पे ये आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होता है। यहाँ पे बात करते हैं ये 39 नंबर, और 39 नंबर में क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं। यहाँ 39 नंबर में एक संधारित्र ऊर्जा को खालिस्तान संचित करता है। तो एक संधारित्र ऊर्जा को संचित करता है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जैसे एक प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, ठीक है, एक होता है प्रेरक और एक होता है यहाँ पे संधारित्र यानी कैपेसिटर। ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, किसको, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में संचित करता है। यहाँ पे ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा के रूप में क्या करता है, संचित करता है, एकत्रित करता है। और ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ये स्थिर विद्युत क्षेत्र के रूप में क्या करता है, संचित करता है। तो प्रतिरोध ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा के रूप में संचित करता है, संचित का मतलब एकत्रित करता है। और यहाँ संधारित्र यानी कैपेसिटर स्थिर विद्युत क्षेत्र के रूप में। संधारित्र पूछ रहा है तो स्थिर विद्युत क्षेत्र के रूप में, तो विद्युत क्षेत्र के रूप में विद्युत चुंबक नहीं आएगा, और द्विवैद्युतिक डाइपोल नहीं, तो केवल विद्युत क्षेत्र के रूप में क्या करता है, और विद्युत क्षेत्र भी कौन सा, स्थैतिक विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित करता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, और अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न क्या है, तो शुद्ध धारिता सर्किट का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं शुद्ध धारितीय सर्किट का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं शुद्ध धारितीय का, शुद्ध धारिता का कितना होगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं शुद्ध धारिता जो होती है तो इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 90 डिग्री होता है। और जब 90 डिग्री होता है, जब भाई शुद्ध धारिता में जो धारा और वोल्टेज के मध्य क्या होता है, 90 डिग्री कोण होता है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई होता है। प्रतिरोध का पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई होता है। तो शुद्ध धारिता का क्या होगा, अधिकतम होगा, इकाई होगा। यहाँ पे 0.8 अग्रगामी होगा या 0 होगा। तो अपन कहेंगे पावर फैक्टर शुद्ध धारिता का कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे P बराबर, सॉरी एक मिनट भाई, अपन को पावर फैक्टर निकालना है। P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो यहाँ पे सॉरी पावर फैक्टर कोस थीटा होता है ना, तो कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा कितना होता है, कोस थीटा, तो यहाँ 90 डिग्री होता है तो 0 होता है, पावर फैक्टर भी 0 होता है, तो ये 0 हो जाता है। तो हमारा पावर फैक्टर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 होता है। कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे 0 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ 0। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ 0 है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, 0 है, लेकिन यहाँ 0 होता और एक ऑप्शन जैसे आपको ये दे देता, क्या 0 अग्रगामी, 0 अग्रगामी। तो यहाँ पे फिर राइट ऑप्शन क्या होता, यहाँ 0 अग्रगामी होता
है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि धारिता है, धारिता का शक्ति गुणांक किस में आएगा, अग्रगामी में ही तो आएगा, और अग्रगामी में आएगा तो लेकिन वो क्या होगा, शून्य अग्रगामी होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे तो खैर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों, अगर भाई डीसी का कितना होता है, इकाई होता है, बाकी एसी के अंदर क्या होता है, तो एसी के अंदर अपने इकाई से कम होता है, तो अग्रगामी या पश्चगामी होता है। तो यहाँ पे शुद्ध पूछ रहा है और शुद्ध के अंदर ये सारा जीरो होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री का कोस थीटा का मान शून्य होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्य। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, शक्ति गुणांक सुधारने की विधियाँ। तो भैया शक्ति गुणांक जो होता है, पावर फैक्टर होता है, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए हर मशीनों का, लेकिन कम भी हो जाता है। तो उसको सुधारने के लिए स्थितिक संधारित्र होता है, तुल्यकालिक द्रवणित्र होता है, यानी कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो, कला अग्रगामी का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे फेज डिवाइडर होता है, एक फेज डिवाइडर, तो उसके द्वारा बढ़ाया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी होता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 42 नंबर, और 42 नंबर क्या है, उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले बाईपास कैपेसिटर संधारित्र का प्रयोग का प्रकार होता है। दोस्तों उच्च आवृत्ति की बात कर रहा है, तो उच्च आवृत्ति पर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता और एक फ्लेक्सी ग्लास ये नहीं होता, बाकी माइका और सेरामिक होता है। और यहाँ पे सबसे जो बेहतर होता है वो होता है सी ऑप्शन, और ये आकार में बिल्कुल छोटे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है ये इसका जीवन काल सबसे कम होता है, किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक का जीवन काल सबसे कम होता है। तो यहाँ उच्च आवृत्ति के लिए अपन कोर्स करेंगे सेरामिक पदार्थ करते हैं, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरी जाती है, यहाँ सेरामिक पदार्थ यानी मृत्तिका भरी जाती है, जबकि दो प्लेटों के बीच में अचालक के रूप में अपन क्या भरते हैं, माइका प्रयोग करते हैं, तो माइका बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न आ रहा है, और अगला क्या है, यहां निम्न में से किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। ये अभी तो चर्चा कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। तो राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा, ये। अगला प्रश्न आता है यहां कि कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश खालिस्तान व्यंजक द्वारा निरूपित करते हैं। भाई क्या पढ़ रहे हैं, क्यू बराबर CV तो होता है, तो यहाँ क्यू बराबर CV हो जाएगा। राइट ऑप्शन सीधा हो जाएगा। क्यू का मतलब होता है ये आवेश, सी का मतलब क्या होता है, धारिता, क्या होता है, तो यहाँ पर कहेंगे धारिता, और V का मतलब होता है यहाँ पे वोल्टेज, क्या होता है, तो यहाँ वोल्टेज होता है। आगे तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा मान के समान होता है। तो भैया यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अनुनाद आवृत्ति जो होता है इसके अंदर होता क्या है, तो अपन सीधा कहते हैं अनुनाद आवृत्ति में कि XL बराबर होता है XC, XL बराबर क्या होता है, XC होता है। ठीक है, तो यही तो कह रहा है कि प्रेरक प्रतिबाधा जो है, प्रेरक प्रतिबाधा वो कैपेसिटर प्रतिबाधा के बराबर आता है, कैपेसिटर की प्रतिक्रिया के बराबर आता है, तो यही आएगा, कैपेसिटर की प्रतिबाधा के बराबर होता है। और यहाँ पे इसका पावर फैक्टर क्या होता है, PF बराबर क्या होता है, हमेशा इकाई होता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ कि AC परिपथ और AC परिपथ के प्रवाह में कुल बाधा को क्या कहा जाता है। तो AC प्रवाह के बाधा में अगर जैसे प्रतिरोध लगा है, यहाँ कुंडली लगी है और कैपेसिटर लगा है, तो इसमें जो कुल बाधा होती है उसे अपन प्रतिबाधा कहते हैं, यानी इम्पीडेंस कहते हैं, और इसका मात्रक होता है ओम होता है, यानी प्रतिबाधा होती है। भाई ये तो किसके, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। प्रेरक तो प्रेरक का मात्रक क्या होता है, हेनरी, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये। तो इन तीनों के कारण जो टोटल जो बाधा होगी उस बाधा को अपन क्या कहते हैं, यहाँ प्रतिघात कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, और इसका मात्रक होता है ओम। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या आ गया है, तो यहाँ पे आ चुका है ये, दो संधारित्र को जिनका मान 12 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड है और श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो इस मिश्रण की धारिता। दोस्तों ध्यान रखना, जो संधारित्र होता है ये एक प्रतिरोध का जो संयोजन होता है उसके जस्ट विपरीत कार्य करता है। अब ये श्रेणी के लिए कह रहा है, तो यहाँ जो संयोजन यानी सूत्र लगेगा वो समांतर का लगेगा, है ना। तो यहाँ बात करते हैं 1/CT, तो 1/C1 प्लस 1/C2 ये होता है। आगे बढ़ाते जाओ, अब ये 2 के लिए कह रहा है तो इसको जल्दी भी अपन कर सकते हैं। CT बराबर दोनों को एक बार क्या कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, और दोनों को एक बार क्या कर दीजिए, जोड़ के भाग दे दीजिए। तो यहाँ C1 कितना है, 12 इंटू 4, और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 4 कितना होता है, तो 16, 4 चौक 16, और ये गया 3 बार। तो यहाँ पे CT बराबर कितना आ गया, 3। और इसको बिना पेन चलाए भी अपन क्या कर सकते थे, नहीं इसको नहीं कर सकते,
सकते क्योंकि यहाँ पे ये दे दिया। अगर इसकी जगह और कोई डाटा देता, जैसे यहाँ 4 दे देता, तो यहाँ बिना पेन चलाए कर देते, क्योंकि श्रेणी में जोड़ रहे हैं तो श्रेणी में 2 असमान मान के हैं और असमान मान के हैं तो जो भी जोड़ा गया है उससे छोटा मान ही कुल यहाँ पे धारित्व होता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएगा, तो 3 माइक्रोफैराड, ठीक है, राइट ऑप्शन। अगर यहाँ समांतर में देगा तो उनको सीधा अपन क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, समांतर में जोड़ते हैं, और श्रेणी में आ जाए तो इस तरह अपन सूत्र लगा के करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 48 नंबर, और 48 नंबर है तो अब इसको ध्यान से कीजिएगा कि प्रेरित करंट विद्युत प्रवाह की दिशा ऐसी होती है कि यह हमेशा इसके कारण का विरोध करती है, तो यह किस नियम को बताता है। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जैसे सपोज करते हैं एक कुंडली है और कुंडली में प्रेरित करंट है, तो यानी उसमें उत्पन्न करंट जो हो रही है वो उत्पन्न करंट हो रही है, वो जिसके द्वारा उत्पन्न हो रही है उसी का क्या कर रही है, विरोध। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मैंने ऐसी धारा दी, ठीक है, ऐसी धारा दी तो ये आ रहा है और इसके कारण इसमें ईएमएफ पैदा हो गया। ये जो ईएमएफ पैदा हो गया जिसके कारण पैदा हुआ उसी का क्या कर रहा है, विरोध। और वो क्या, कौन सा नियम कहलाता है, तो वो लेंज नियम कहलाता है। राइट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे अपन बी ऑप्शन करते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या आ रहा है ये देखिएगा, एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं। दोस्तों इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं ऐसे पूछ लेगा, एक एम्पियर में कितने आवेश होते हैं ऐसे पूछ लेगा, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे पूछ लेगा। तो कैसे भी पूछ ले, तो यहाँ पे एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, तो यहाँ अपन बात करते हैं 1 एम्पियर में यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूछ सकता है। 6 देखो अभी 24 कह दो चाहे 25 कह दो ना, बात ये कि चलो 6.24 लिख दो। 6.24 इंटू, अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ नीचे 2 जीरो लगेगी, 2 जीरो इसमें चली जाएगी तो 10⁻16 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ये इस तरह आप लिख सकते हो। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 24.4 × 17 इलेक्ट्रॉन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.624 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। देखो अगर मैं 2 पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा रहा हूँ तो 18 आ रही है। अगर मैं पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ इसका मतलब यहाँ है, ठीक है। अगर मैं इधर बढ़ रहा हूँ तो संख्या बढ़ती है, तो यहाँ पे मैंने कहा एक संख्या बढ़ाया है मैंने, तो यहाँ पे 16 की जगह 17 हो गया। अगर मैं 3 संख्या बढ़ता हूँ तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19। तो ये कैसा भी डाटा दिया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना ये, क्योंकि 624 × 10⁻16 है, 624 × 10⁻16 है, बाकी और कोई ऑप्शन मैच नहीं खाता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, और 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे बात करते हैं वह फ्रीक्वेंसी जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है, वह फ्रीक्वेंसी जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है खालिस्तान कहलाती है। तो भैया जिस फ्रीक्वेंसी पर अनुनाद उत्पन्न होता है उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। और ये FR बराबर क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट में LC होता है। ये L का मतलब होता है प्रेरकत्व, और C का मतलब होता है यहाँ पे धारित्व या धारिता, सीधा है ना। तो ये तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 51 नंबर, और 51 नंबर क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई कैपेसिटर के समांतर प्लेटों का अलगाव का मतलब है बीच की दूरी बट जाता है तो इसका धारित्व क्या होता है। भैया अपन कहते हैं कि जो धारिता होती है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। यहाँ पे 2 के मध्य जो दूरी होती है उस दूरी के विलोम अनुपाती होती है। तो ये कह रहा है अलगाव यानी दूरी बट जाती है, यानी कि दूरी आधी हो जाती है, तो ये धारिता का मान दुगुना हो जाता है। समान रहेगा दुगुना हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, दुगुना हो जाता है। भाई बट जाती है, अलगाव प्लेटों का अलगाव, प्लेटों के बीच में जो दूरी होती है वो दूरी बट गई का मतलब आधी हो गई, और आधी हो गई है तो यहाँ पे अपना सीधा क्या कहेंगे, ये C का मान यानी धारित्व क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, और अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। अधिकतम 220 वोल्ट है, AC का औसत मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे औसत मान पूछ रहा है, एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, वोल्ट दिया गया है तो यहाँ पे एवरेज AVE, तो यहाँ पे ठीक है। और यहाँ V मैक्सिमम अपन निकालते हैं तो यहाँ औसत मान दिया गया है यानी 0.637 यहाँ पे। तो V मैक्सिमम कितना दिया गया है 200, तो यहाँ पे 200 × 0.637
37। अब इसको इंटू कर लीजिए तो यहाँ 7 दूनी की 14 हो जाएगा, 6 6 और 1 7, 6 दूनी 12 और 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो। अब 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए तो 127.400 वोल्ट राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 127.4 127.4। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। बस ये अपन को सूत्र याद रखना है। अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं एक कैपेसिटर एसी मोटर लोड के पावर फैक्टर वैल्यू को तब बढ़ाता है जब यह जुड़ा होता है। भाई आप पंखे के अंदर कैपेसिटर लगाते हो या किसी भी मोटर के अंदर कैपेसिटर लगाते हो तो वो पावर फैक्टर कब बढ़ाएगा, जब वो समांतर में लगा होता है, यानी सप्लाई के साथ में समांतर में लगा होता है, मोटर के साथ सीरीज में लगा होता है, वाइंडिंग के शुरू में लगा होता है, मोटर के साथ पैरेलल में। तो मोटर के साथ पैरेलल में लगा होता है, मुख्य वाइंडिंग की श्रेणी में थोड़ी होगा, तो ये तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रेणी में आना चाहिए, ठीक है। तो मोटर के साथ समांतर में होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वेव फॉर्म यानी वेव फॉर्म, ठीक है, वेव फॉर्म के चरम मान का आरएमएस मान से अनुपात होता है। वेव फॉर्म के चरम मान का मतलब होता है पीक मान यानी शिखर मान का आरएमएस मान से, यानी कि अपन कहेंगे यहाँ पे भाई अपन सीधा कहेंगे शिखर मान और आरएमएस मान का। तो ये तो भैया पीक फैक्टर हो गया ना सीधा, तो पीक फैक्टर को शिखर गुणांक कहते हैं। तो देखो पीक वैल्यू नहीं, पीक फैक्टर क्या हो जाएगा, पीक फैक्टर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, पीक फैक्टर को क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। पीक वैल्यू तो ये खुद ही दे रखा है शिखर मान, तो ये क्रेस्ट फैक्टर होता है। और क्रेस्ट फैक्टर का जो मान होता है वो √2 होता है, यानी कि 1.4142 होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। पीक वैल्यू जो अधिकतम वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला प्रश्न क्या है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। और अगला प्रश्न आता है कि धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव होता है। भैया औसत मान कितना है, तो औसत मान 0.737 होता है और आरएमएस मान होता है 0.707। अब क्या पूछ रहा है ये, औसत मान उसके आरएमएस मान से ये होता है, तो ये तो कम ही होगा ना, तो कम होता है सीधा। भाई ये कह रहा है धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से, तो आरएमएस मान से ये क्या है, तो आरएमएस मान से तो ये क्या होता है, कम ही होता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे 56। तो 4 कुंडलियों में 5 माइक्रो हेनरी है, 10 माइक्रो हेनरी है, 15 माइक्रो हेनरी है और 20 माइक्रो हेनरी है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रेरकत्व का अनुमानित मान होता है। तो माइक्रो हेनरी है, यहाँ भी माइक्रो है, कोई डाउट नहीं है। चलो तो यहाँ पे केवल अब ये सेम डिट्टो प्रतिरोध की तरह है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे जैसे LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे 5, 10, 15 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इसमें गए, 20 और 20 40 और 50 हो गया सीधा, 50 माइक्रो हेनरी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सीधा क्या हो गया, यहाँ पे 50 माइक्रो हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 57 नंबर। और 57 नंबर क्या है, तो देखिएगा खालिस्तान घटना से संबंधित शब्द है कि जहाँ एक प्रेरकत्व के माध्यम से करंट में परिवर्तन एक वोल्टेज को दूसरे में उत्प्रेरित करने का कारण बताता है। तो दोस्तों इसको ऐसे समझिएगा कि एक घटना क्या है, तो यहाँ कह रहे एक प्रेरक, चलो प्रेरक ले लिया ये, ठीक है, और इसको सप्लाई दे दी। अब एक प्रेरक है और एक प्रेरक के माध्यम से करंट में परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ पे करंट में परिवर्तन होगा क्योंकि एसी दे दिया अपन ने। और एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में, तो भैया दूसरे वोल्टेज में तो यहाँ बदलेंगे ना, तो यहाँ लोड लगा दीजिए। और ये घटना क्या कहलाती है, ये तो सह प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सह प्रेरण कहलाता है। इसको अपन और क्या कह सकते हैं, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कह सकते हैं, इसको पारस्परिक प्रेरण कहते हैं, इसको तो पारस्परिक, भाई स्वयं तो केवल खुद ही में आता, जब कहता वो कह रहा है दूसरे में उत्प्रेरित करता है और दूसरे में उत्प्रेरित करता है, तो इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, सह प्रेरण कहते हैं, पारस्परिक प्रेरण कहते हैं। तो कई सारे नाम होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो पारस्परिक प्रेरकत्व और प्रवाहकत्व, तो यहाँ पारस्परिक प्रेरकत्व होता है, बी ऑप्शन है ना। अगला प्रश्न लीजिएगा और 58 नंबर है अगला।
तो यहाँ पे 58 नंबर है, तो ये क्या है तो देखिएगा, कैपेसिटरों को हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, तो भैया कैपेसिटरों को हमेशा समांतर क्रम में। और पूछ ले यहाँ पे प्रेरक को, तो प्रेरक को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 59 नंबर, और 59 में क्या कह रहा है, भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति कितनी होती है, तो भैया मानक आवृत्ति सीधी अपन कहेंगे यहाँ पे बी यानी 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ प्रतिघाती शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही एकक है। भैया प्रतिघाती अपन ने बताया था इस तरह, ये प्रतिघाती होती है। प्रतिघाती को kVAR के रूप में डिनोट कर सकते हैं, VAR के रूप में डिनोट कर सकते हैं, वार के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आभासी शक्ति होती है, आभासी शक्ति को kVA में डिनोट कर सकते हैं या VA के अंदर डिनोट कर सकते हैं। और वास्तविक शक्ति होती है, इसको वाट या किलोवाट के रूप में अपन डिनोट कर सकते हैं। तो प्रतिघाती पूछ रहा है, प्रतिघाती में VAR, तो VAR राइट ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न, रिएक्टिव पावर में यूनिट होती है, रिएक्टिव पावर में वापस यही पूछ लिया और यही पूछ लिया, तो अब हिंदी में लिख के दे दिया, क्योंकि वाट नहीं हो सकता, किलोवाट नहीं हो सकता और वोल्ट एम्पियर नहीं हो सकता, अब वार दे दिया। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सीधा सी ऑप्शन अपन कर देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे संधारित्र की धारिता बढ़ाने हेतु संधारित्र की धारिता बढ़ानी है। और दोस्तों संधारित्र की यानी धारिता बढ़ानी है तो उनको हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनको हमेशा कैपेसिटर यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जिससे क्या होता है कि इनमें प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे धारिता का मान भी बढ़ जाता है और उनके बीच की जो दूरी होती है ये दूरी तो क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैपेसिटर का विरोध। तो यहाँ मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक होता है जैसे चौक और एक होता है कैपेसिटर। क्या होता है, कैपेसिटर। अब ये तो संयोजन की बात करते हैं तो ये तो श्रेणी में जोड़ते हैं, और यहाँ इसमें किस में जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं, समांतर में। चौक जोड़ते हैं श्रेणी में, श्रेणी में जोड़ने पर मान इसका बढ़ता है, और समांतर में जोड़ते हैं तो इसमें भी बढ़ता है। ये किसका विरोध करता है, तो यहाँ बात करते हैं विरोध की। तो ये जो विरोध करता है ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है, और ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये धारा परिवर्तन का विरोध करेगा और ये किसका विरोध करता है, ये। इसमें जो चौक के अंदर जो पावर फैक्टर होता है ये हमेशा पश्चगामी होता है, और इसके अंदर जो पावर फैक्टर होगा वो हमेशा अग्रगामी होता है। क्या होता है, अग्रगामी होता है, ठीक है। अब कैपेसिटर किसका विरोध करेगा, तो अपन कहेंगे वोल्टेज का, हाँ वोल्टेज का विरोध करेगा। तो यहाँ वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। चौक के लिए पूछ ले, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ये सारी चीज़ें इसमें चौक में अगर पावर फैक्टर पूछे तो पश्चगामी होता है, इसमें पूछे तो अग्रगामी होता है। शुद्ध कैपेसिटर पूछे तो 0 अग्रगामी होगा, और शुद्ध प्रेरकीय पूछे तो यहाँ पे क्या कहेंगे अपन, 0 पश्चगामी होगा। पावर फैक्टर 0 पश्चगामी होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, और 64 नंबर क्या कह रहा है, तो यहाँ पे प्रतिरोध व प्रतिघात जब परिपथ में सम्मिलित हो तो परिपथ की तुल्यमान प्रतिबाधा निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों ज्ञात की जाती है। अब देखो प्रतिरोध प्रतिघात जब परिपथ में सम्मिलित हो जाती है तो तुल्यमान प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा निकालनी है तो प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे, R बराबर R का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर और अंडर रूट, ऐसे ज्ञात कर सकते हो। Z बराबर R का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसे ज्ञात कर सकते हो अंडर रूट में। x बराबर R का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर सकते हो। x बराबर R का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कर सकते हो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आधा, ठीक है। तो ये चारों एक ही सूत्र होते हैं। यहाँ पे दोनों का अंतर होता है वो x होता है। यहाँ अंडर रूट, तो यहाँ अंडर रूट की जगह ये 2 लगा दिया। यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट की जगह क्या लगा दिया, आधा लगा दिया। तो यहाँ पे z बराबर R का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट की जगह आधा, तो राइट पहला ही सही है। यहाँ पे केवल ये अंडर रूट इसका कहाँ गया, इसका गायब है, इसमें आधा थी प्लस आएगा तो यहाँ पे ये, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ 65 नंबर, और 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो L बराबर 1 हेनरी इंडक्टेंस का कोई कॉइल 50 हर्ट्ज पर 200 वोल्ट के AC वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, तो कॉइल का करंट IL ज्ञात
कीजिए। तो भैया यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एल एक इंडक्टेंस पे कॉइल 50 रटज है, 200 वोल्ट है, जो है कॉइल का करंट ज्ञात करना है। तो इसमें ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिएगा एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल होता है ना, और आपसे धारा पूछ रहा है तो आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन एक्स एल होता है। तो यहाँ पे अपन को एक्सएल चाहिए, एक्सएल चाहिए तो 2 इंटू वो 22/7 होता है, 22/7 होता है, इंटू एफ़ का मान कितना दिया गया है 50, इंटू एल का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है। अब भैया थोड़ी सी मशक्क़त तो अपन को करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मान है अपन नीचे रख देते हैं, ठीक है, इसके अंदर यहाँ। तो आई बराबर क्या है, एक साथ ही कट जाएगा, तो 220, ठीक है, और नीचे रख देते हैं 2 इंटू 22 इंटू 50 इंटू 1, और नीचे बट्टे में 7 है, ये तो ऊपर चला जाएगा 7, ये चला गया नीचे से। भैया 0 से 0, 22 से 22, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, और 10 हो गया तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो आई बराबर कितना हो गया 0.7 एम्पियर होता है। अच्छा, मिली एम्पियर में बदलना है, तो मिली एम्पियर में बदलना है तो भैया 1000 से गुणा कर दो, 0.7 इंटू 1000 से गुणा कर देंगे, 3 संख्या है यानी 7000 हो गया, 7000 आ गया, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो ये लगा दिया तो ये हट गई यहाँ से, तो ये मिली एम्पियर यानी 700 मिली एम्पियर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको पीछे लेके आप 1-2 बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। 4 1 मिली एम्पियर 4 है, तो 4 1 मिली एम्पियर प्रेरकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और इस संयोजन को श्रृंखला में 2 1 मिली एम्पियर वाले प्रेरकों के साथ जोड़ा गया है, तो प्रेरकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे समझना ध्यान से, ये इस प्रकार से है और इसको इस प्रकार से जोड़ा गया है। शुरू में कह रहा है 4 4 के साथ में 1 1 1 1 है, और यहाँ कह रहा है 1 1 यहाँ है। अरे भैया इसको जब जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वो होता है L/n। तो 1 है 1 4 होता है, तो 1 4 हो गया यहाँ पे, और 1 यानी 0.25 हो गया, और 0.25 हो जाता है तो ये इस तरह से हो गया यूँ, तो ये 0.25 हो गया, 1 1 हो गया तो 2.25 हो गया सीधा, तो 2.25 हेनरी होता है। तो मिली एम्पियर है तो ये मिली हो जाएगा 2.25। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, सी हो जाता है। भाई ये समांतर में है, समांतर में होता है तो L/n करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 है तो 1 आ गया, 4 है तो 4 हो गया, 1 में 4 का भाग दिया तो 0.25 है, इसका मान तो ये आ गया। फिर ये ऐसे कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, तो जोड़ दिया 1 1 और 0.25, तो 2.25 होता है। अगला 67 नंबर देखिएगा, और 67 नंबर है तो 67 नंबर क्या है, तो यहाँ RMS मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो भैया RMS मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है, तो मैंने बताया था आपको कि AC के जो मापक यंत्र होते हैं, वो सारा का सारा क्या बताते हैं, RMS मान दर्शाते हैं। और RMS जो मान होते हैं ये आपके तापन प्रभाव पर काम करते हैं, जबकि अपन बात करते हैं DC के जो मापक यंत्र होते हैं, वो क्या दर्शाते हैं, वो हमेशा औसत मान दर्शाते हैं। और औसत मान किस पर काम करते हैं, तो आवेश पर काम करते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे RMS तापन प्रभाव पे काम करता है, अगर DC का पूछता तो आवेश पर काम करता है। ये पूरा का पूरा एक निचोड़ में अपन बता दिया। तो यहाँ पे 68 नंबर, और 68 नंबर क्या है, तो 68 नंबर को जानिएगा। 9 हेनरी और 4 हेनरी की 2 यूनिट या युग्मित कुंडलियों के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि 2 कुंडलियों की पारस्परिक यूनिट, 2 यूनिट युग्मित कुंडलियों के बीच का पारस्परिक प्रेरकत्व कितना होता है। तो यहाँ पे उसका मान तो दिया नहीं, प्रेरकत्व पूछ रहा है, पारस्परिक प्रेरकत्व पूछ रहा है। 2 कुंडली है, 36 हो गया, तो यहाँ पे आराम से निकाल लेंगे। M समानुपाती √L1 और L2 होता है यहाँ पे, तो M अंडर रूट में 9 इंटू 4 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया सीधा। ये यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन
और 69 नंबर क्या कह रहा है, शुद्ध डीसी परिपथ में पावर फैक्टर कितना होता है। शुद्ध परिपथ में भैया इकाई होता है, सीधा क्या होता है, इकाई होता है डीसी परिपथ में। शुद्ध प्रतिरोध का पूछ ले तो भी इकाई होता है, शुद्ध धारिता का इसका डीसी परिपथ का पूछ ले तो भी इकाई होता है। यहाँ नेक्स्ट की बात करते हैं तो धारिता लेटर कोड में J73J में जे क्या अंकित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जे होता है ये सहनशीलता को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सहनशीलता को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अपन बात करते हैं FGHIJKLMN, तो यहाँ पे एक होता है इसका 2 3 4 5 10 15 20 और इसका होता है 30। सभी के आगे प्लस माइनस लगा हुआ है और प्रतिशत में होता है, तो ये सहनशीलता होती है। अब आपसे जे की पूछ रहा है तो जे की सहनशीलता होती है दोस्तों यहाँ पे 5% होती है। वैसे वे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे ये, और यहाँ पे देखते हैं 71 नंबर। यदि 3 10 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल धारिता क्या है। तो भैया तीन संधारित्र है और उसको पार्श्व क्रम में जोड़ा है। पार्श्व यानी समांतर में जोड़ते हैं, और समांतर में जोड़ते हैं ये इस प्रकार से जोड़ा गया है। यहाँ पे ये इस प्रकार से जोड़ा गया है। तो मैंने कहा जब समांतर में होता है तो श्रेणी क्रम में मान लिया जाता है, और तो 10 यानी 30 होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ये, तो इसमें समांतर में दिक्कत नहीं है, समांतर में जोड़ते हैं, श्रेणी में उल्टा करते हैं ना। यहाँ पे 72 नंबर, और 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पूरी तरह से आवेशित संधारित्र में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या होगा। दोस्तों जब पूरी तरह वो डिस्चार्ज होता है और जब उसको चार्ज किया जाता है तो शुरू में धारा का मान ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है तो उसमें धारा का मान कम होता जाता है। तो धारा का मान कम होता जाता है, तो यहाँ जब पूरी तरह से वो आवेशित हो जाता है तो उसमें धारा का मान 0 हो जाता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह दुगना हो जाता है, मूल मान से आधा हो जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह इसके मूल मान का चौथाई हो जाता है। धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगला यहाँ पे बात करते हैं कैपेसिटेंस का विपरीत क्या होता है। तो रिलक्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है, इलास्टेंस होता है। कैपेसिटेंस का जो विलोम होता है यहाँ पे इलास्टेंस होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और 74 नंबर क्या है। तो यहाँ प्रेरकत्व परिपथ में होता है। दोस्तों अभी जस्ट मैंने कहा कि प्रेरकत्व यानी चौक होता है, चौक, और एक होता है धारिता। चौक यानी कैपेसिटर, सॉरी यह कैपेसिटर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री में चौक में वोल्टेज आगे रहता है, धारा पीछे रहती है, जबकि कैपेसिटर में धारा यहाँ होती है और वोल्टेज यहाँ होता है। अब आराम से देख लीजिए, प्रेरकत्व में कह रहा है तो धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। सही बात है कि धारा है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है, पीछे है, तो राइट ऑप्शन हो गया। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, अरे भैया ये तो कैपेसिटर में होता है, धारा वोल्टेज के कला में होती है, नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होता है। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न यहाँ पे है क्या कि डीसी परिपथ पर प्रेरकत्व कौन से परिपथ की भांति कार्य करता है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व में क्या होता है, XL बराबर 2 पाई FL होता है, और डीसी में 0 है तो ये भी 0। तो ये क्या है, एक प्रतिरोध की तरह है, तो प्रतिरोध 0, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ये किसकी भांति काम करेगा, तो अपन कहेंगे शॉर्ट परिपथ की तरह। किसकी भांति काम करेगा, शॉर्ट परिपथ की तरह काम करता है। कौन, प्रेरक। और आपसे संधारित्र पूछ ले डीसी के लिए, तो वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ओपन सर्किट की तरह। तो शॉर्ट का मतलब हो गया लघु परिपथ की तरह काम करता है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट होगा। यहाँ पे संधारित्र की बात करते हैं तो XC बराबर 1/2 पाई FC होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा DC है तो 0 और ये अनंत, तो यहाँ पे मान लिया कि प्रतिरोध अनंत है और यहाँ पे धारा कितनी हो जाएगी, तो धारा 0 हो जाएगी। तो ऐसा कहाँ होता है, तो धारा 0 तो और टूटेगा जब भी तो होगा, तो ओपन सर्किट की तरह। तो ये ओपन की सर्किट की तरह काम करता है। तो राइट ऑप्शन यह प्रेरकत्व पूछ रहा है तो शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपके पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन थे। दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप एक कमेंट जोरदार कीजिएगा। इसमें जो भी आपको अच्छा लगा है तो वो बताइएगा। अगर कमी कोई नज़र आ रही है, समझाने में कमी नज़र आ रही है, तो बिल्कुल वो कमी भी लिखिएगा ताकि मैं इसमें आगे सुधार कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।